नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की क्लासेस ले रहे हैं, रेलवे के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो आपकी क्लासेस चल रही थी, यानी जो आपका टाइम है शाम का 6 बजे का, वो 6 बजे का टाइम आपकी साइंस की क्लासेस का है, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट टाइम में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी और उस फिजिक्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है, और कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दे दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। अभी जो प्रेजेंट में चल रही है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी में मैंने आपकी आज जो क्लास होने वाली है वो आपकी 12वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 11 क्लासेस कर दी हैं, और 11 क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली क्लास में टैक्सोनॉमी को मैंने एंड किया है, जो कि आपकी 5 क्लासेस में हुआ है, तो मैं वहां पे टैक्सोनॉमी एंड कर दिया। आज की क्लासेस जो है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यानी आप ह्यूमन बॉडी की बात करने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक नया चैप्टर है, यानी एक नया टॉपिक है, हम उस टॉपिक पर आज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो जितने साथी हैं मेरे साथ में, रूबी गौतम, शिखा सिंह, कमल प्रसाद, स्टडीज लाइव गीता और इसके अलावा आदित्य चौधरी, सभी को भाई जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। इसी के साथ में क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग है। अपने अपने साथियों को क्लास को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि जो वास्तव में अच्छी तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करें अब। और मुझे लगता है आपको, हाँ जी मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल स्टडीज लाइव में बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, ये मैं मान रहा हूँ, 10 मिनट लेट हो गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आज? आज हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है, जो कि आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा होगा। तो फोटो में आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपका क्या होता है, पाचन तंत्र होता है ह्यूमन बॉडी में। तो आप जो भी खाना खाते हैं तो उसका पाचन होता है, वो डाइजेस्ट होता है, तो हम उसकी ही बात करने वाले हैं। अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। कैसे सिस्टम में बात करूं? हाँ जी शिखा सिंह, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा है कि जब मैं ह्यूमन बॉडी की यानी एनाटॉमी की बात करेंगे तो उसमें कई सारे आपके सिस्टम्स आते हैं। तो सिस्टम की बात करें तो जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो बहुत सारे सिस्टम हैं, हम उन सिस्टम को यहाँ पे रोजाना एक एक करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो आपको पता है हमारे शरीर में, जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, और बहुत सारे ऑर्गन है, हर ऑर्गन का कोई ना कोई एक वर्क है, यानी कोई ना कोई काम है ऑर्गन का। तो अब वो ऑर्गन में हर चीज के लिए, यानी जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, जिस तंत्र की बात कर रहा हूं, तो हर तंत्र के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऑर्गन वर्क करता होगा। ये तो है नहीं कि सारे ही ऑर्गन वर्क कर रहे हैं भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम की जैसे मैंने बात करी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब ऑर्गन तो हमारा आंख भी है, तो क्या आंख इसमें काम आएगी? बताइए। नाक भी है, तो नाक क्या इसमें काम आ रही है? तो हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। तो जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, अब सिस्टम है, एक ऑर्गन तो होगा नहीं, कई सारे ऑर्गन होंगे। वो ऑर्गन यहाँ पे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते होंगे या फिर डाइजेस्ट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमें सिस्टम को पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, फोटो है। इस फोटो में यानी इमेज में आपको दिख रहा है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, खाने को खाएंगे। भाई खाना खाएंगे ही नहीं तो डाइजेस्ट क्या होगा, तो कुछ ना कुछ खाएंगे। अब खाएंगे किससे? तो आपको पता है भाई, मैं माउथ से खाना स्टार्ट करूंगा। कहां से? मुंह से ही तो खाएंगे भाई, खाना तो मुंह से ही खाया जाता है। तो मुंह से हमने खाना स्टार्ट किया। जो मुंह पर आपका बकल, यानी इसे हम कहते हैं वक्कल कैविटी। इसे क्या कहते हैं? मुंह की बाद में मुंह के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वक्कल कैविटी कहते हैं। तो मुंह से हमने खाना इंसर्ट किया, ठीक है, इसे कहेंगे इंजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, मुंह में हमने खाना रखा। अब खाना स्टार्ट कहाँ से हो जाए, यानी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? इस मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है आपका डाइजेशन। अब मुंह से आप देखोगे, ये आपको दिख रहा है नीचे की तरफ में, ये है आपका फूड पाइप। ठीक है, यहां पे होगा फूड पाइप, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। अब ये फूड पाइप है। इस फूड पाइप को क्या होगा, ये फूड पाइप से आपका खाना जो होगा वो कहां जाएगा, वो आपका नीचे की ओर यानी स्टमक की तरफ में जाएगा। ये आपकी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। नली जो है ये आपकी कितनी सेंटीमीटर की है? 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ठीक है,
हाँ, प्रमुख अंग लार आ बिल्कुल होते हैं, आंत होती है, ये सब ठीक है, वो बात ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि जब ये आगे बढ़ेगा, अब आगे बढ़ेगा तो आपको दिख रहा है ये खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, जैसे हम पेट कहते हैं या फिर आमाशय कहते हैं। इसकी शेप पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, जे शेप होती है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, ये है आपका स्टमक, ठीक है, यानी आमाशय है। अब इस आमाशय में क्या होता है कि यहां पे आपकी ग्लैंड काम करती हैं, यानी हर जगह पे अब यहां पे ग्लैंड काम करना स्टार्ट करेगी। अब आमाशय में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं, स्टमक में क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ये किसका सेक्रेट करती है, ये पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर HCl का सेक्रेट करती है, यानी HCl यहाँ पे श्रावित करती है। अब ये HCl क्या करेगा, इस HCl से जो खाना हमारे अंदर आ रहा है यानी स्टमक के अंदर आ रहा है उसे गलाने का काम करेगा। क्या करेगा, गलाने का काम करेगा। चलिए, अब यहां पे जो खाना है ये लगभग आपका 4 घंटे तक रहता है। यहां पे जो खाना है ये लगभग 2 से 4 घंटे रहेगा। अब 2 से 4 घंटे के अंदर क्या होगा, वो खाना पचने में, यानी जो पचना होगा वो पचेगा। फिर इसके बाद में ये कहाँ चला जाता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है, स्मॉल मतलब छोटी और इंटेस्टाइन मतलब आंत। तो छोटी आंत में खाना जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, मुंह से हमने खाना खाया जिसे हम बकल कैविटी कह रहे हैं। इसके बाद कहाँ गया, ये फूड पाइप में गया जिसे हमने क्या बोला, ईसोफेगस बोला। इसके बाद में ये कहाँ पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, जहां पे खाने को यहाँ पे इंतजार कौन कर रहा है, HCl इंतजार कर रहा है। और HCl क्यों निकल के आया, इस खाने को गलाने के लिए काम आया। अब खाना जो है यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे निकला कहाँ से, तो गैस्ट्रिक, आपका यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वहां से सेक्रेट होता है। फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के कई सारे पार्ट होते हैं, यानी कई सारे का मतलब 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इस जगह पर उसका पाचन होता है। क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका पाचन होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। तो यहां पे इसका पाचन होता है। अब इसको पाचन करने के लिए यानी इसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी चीजें पहुंची हैं इनको पाचन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है ये आपका लीवर। कौन हेल्प करता है, लीवर हेल्प करता है। लीवर करता क्या है, तो लीवर जो है ये भी एक केमिकल निकालता है। लीवर क्या करेगा, ये भी आपका एक केमिकल निकालेगा। अब वो केमिकल की मैं बात करूं तो ये कौन सा केमिकल निकालता है, ये वाइल जूस निकालता है। कौन सा, वाइल जूस निकालता है। लीवर क्या निकाल रहा है, वाइल जूस निकालता है, जो कहां पर इकट्ठा हो जाता है, कहां स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। चलो ये भी बात मान ली, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर में क्या हुआ, लीवर से जो बाइल सीक्रेट हुआ वो आपके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया। तो जैसे ही जरूरत पड़ती है तो वाइल डक्ट के द्वारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद में और कौन काम करता है, इसके अंदर आपका पेनक्रियाज जो होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये आपका पेट के जस्ट पीछे की तरफ होता है, उसे कहते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भी यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस निकालेगा। क्या करेगा, पैनक्रिएटिक जूस निकालेगा। अब वो आपका जैसे ही सेक्रेट होगा तो जो खाना यहाँ पे आया था वो किस में से होके आया था, HCl से होके आया था, जो कि क्या है, एसिड है। अब ये एसिड से खाना यहाँ पे जाएगा तो खाने का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। खाने का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। अब इसको क्या करना होगा, इसको बेस के साथ में न्यूट्रल करना पड़ेगा। भाई बेस के पास में पहुंचाएंगे तब न्यूट्रल होगा। तो ये आपका जो बाइल जूस है ना, ये बेस का होता है, यानी ये बेस नेचर का होता है और ये खाने को बेस नेचर का बनाता है। तब जाके पैनक्रियाज काम आता है, जिससे आपके क्या निकलते हैं, जिससे एंजाइम निकलते हैं, वो इसकी क्षमता को बढ़ा देता है। कौन, बाइल जूस। बाइल जूस कर क्या रहा है, जो आपका एसिडिक नेचर का खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है उस खाने को बेसिक नेचर का बनाता है
और पैनक्रियाज से जो आपका पैनक्रिएटिक जूस निकला है उस जूस की क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि उस जूस के अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कर क्या रहा है, हाँ जी बिल्कुल, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। हाँ, लीवर से वाइल जूस निकलता है, सीधा सीधा ये कैसे समझ लो, लीवर से वाइल जूस निकलता है। क्यों निकल रहा है भाई, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि खाना कहां से आ रहा है, ये आपका स्टमक से आ रहा है, और स्टमक में आपका HCl था जो कि क्या था, एसिड था। अब वो एसिडिक नेचर का खाना है, तो उसको बेस नेचर का बनाने के लिए यहां पर लीवर क्या करता है, वाइल जूस को निकालता है, वाइल जूस सेक्रेट करता है, और यहां पे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जैसे ही जरूरत पड़ती है गॉल ब्लैडर से वाइल डक्ट के द्वारा कहां पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जैसे ही पहुंचता है तो बेसिक नेचर का उसको बना देगा। बेस नेचर का क्यों बनाया, क्योंकि पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक एसिड निकला, सॉरी पैनक्रियाटिक जूस निकला, पैनक्रियाज से आपका पैनक्रिएटिक जूस निकला, वो पहुंचेगा यहां पर, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब उसे खाना बेस नेचर का दिखेगा तब वो ज्यादा काम करेगा, तब वो ज्यादा डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो याद रखना यहां पे इन चीजों को, कि फिर इसके बाद में यानी डुडेनम के बाद में ये पहुंचता है कहां पर, ये आपका जिजेनम में जाएगा, जिजेनम के बाद में ये इलियम में जाएगा, इलियम के बाद में ये कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपका, ये जो दिख रही है ये क्या है, ये आपकी बड़ी आंत है जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब जो यहां पे जो खाना पच नहीं पाया, जो खाना पच नहीं पाया वो कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो इस बिना पचे भोजन से क्या निकाला जाएगा, जल निकाला जाएगा, जल का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में फिर ये जो आपको ये नीचे जो दिख रहा है इसे कहते हैं रेक्टम, यानी एनस बोलते हैं, जहां से खाना कहां चला जाता है, खाना आपका बाहर हो जाता, बाहर निकल जाता है। ठीक है, पी कुमार आर्मी लवर, क्लास रुका हुआ है, क्लास चल रहा है भाई। ठीक है, क्लास नहीं रुका है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आया, आपको ये चीजें समझ में आई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खाना कहाँ जाएगा, इन चीजों से समझें। खाना गया माउथ से, ठीक है, वही हमने पहुंचाया, मुंह में खाना पहुंचाया, मुंह में खाना पहुंचाया, तो मुंह में खाने जाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे होती है आपकी लार। क्या काम करती है, लार होती है, यानी सलाइवा होता है। ये सलाइवा से एक एंजाइम निकलता है जिसे कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, और ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करेगा, जो आपके स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, आपका सैलिवरी एमाइलेज। अब यहां से माउथ से ये कहां जाएगा, माउथ से जाता है ये फूड पाइप में। कहां जाता है, फूड पाइप में। चलो पहुंचा दिया। ये फूड पाइप से क्या होगा, ये फूड पाइप से यहाँ पे धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा। ये कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। कहाँ पहुंच रहा है भाई, स्टमक में पहुंच रहा है। अब स्टमक कैसे आकार का था, जे शेप का था। यहाँ पे किसका सेक्रेट होगा, यहाँ पे आपका HCl सेक्रेट होगा। क्या होगा, स्टमक में HCl सेक्रेट होगा। और यहाँ पे खाना कितनी देर तक रहेगा, यहाँ पर 4 घंटे तक खाना रहता है। और इसके बाद में क्या होगा, स्टमक से ये कहाँ पे पहुँचेगा, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद होता क्या है, तो आपको मालूम रखना चाहिए कि इस जगह पर काम करता है लीवर, और कौन काम करता है, पैनक्रियाज काम करता है। लीवर क्या करता है, लीवर वाइल जूस सेक्रेट करता है। लीवर क्या कर रहा है, वाइल जूस सेक्रेट कर रहा है। और ये आपका पैनक्रियाज क्या कर रहा है, ये पैनक्रिएटिक जूस निकाल रहा है। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करता है, ये हमारे अंदर से केमिकल निकलते हैं। ये पाचन नहीं करते हैं, याद रखना, पाचन में लीवर पैनक्रियाज शामिल होते हैं, पाचन करते नहीं है, डाइजेस्ट करते नहीं है, ये हेल्प करते हैं। ये ग्लैंड जो है वो क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना कहाँ से पहुंचा है, स्टमक से। और स्टमक से जो खाना आया है उस खाने का जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक नेचर है। अब इस एसिडिक नेचर से खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कौन, पैनक्रियाज जो है
वो आपका क्या चाहता है कि इसे क्या किया जाए, इस जो आपका खाना है इसे बेस नेचर का बनाया जाए, यहाँ पे खाने को बेस नेचर का बनाया जाए, तब मैं यहाँ पे पाचन करूंगा। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे लीवर आता है, लीवर वाइल जूस को सेक्रेट करता है, और वाइल जूस सेक्रेट होने के बाद में क्या होगा, वो खाना जो है, खाना क्या हो जाएगा, बेस नेचर का हो जाएगा। अब जो बेस नेचर का खाना है, तब पैनक्रियाटिक जूस से क्या होंगे, यहां से जो एंजाइम निकले हैं वो एंजाइम क्या करेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे, उनकी क्षमता को बढ़ जाए, यानी क्षमता को बढ़ा देता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पचने के बाद में कुछ खाना ऐसा होता है जो नहीं पच पाता है, वो कहां चला गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। इसके बाद में ये कहां जाता है, ये रेक्टम में जाता है, और रेक्टम के बाद में ये कहां पहुंचता है, एनस में पहुंचता है, और यहां से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आपकी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, पी कुमार आर्मी लवर, सरोक सरोक, हाँ जी रूबी गौतम, क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपको पता ही है कि पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं इन चीज़ों को यहाँ रिवाइज करा देता हूँ, जिससे क्या होता है ना कि अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको भी पता है कि ये चीज़ आपको हमें बताई गई है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कई लोग ऐसे आते हैं क्लास में कि वो नहीं समझ पाते कि चल क्या रहा है, आज ये बस चैप्टर मतलब क्वेश्चंस चल रहे हैं, मैं चैप्टर वाइज चला रहा हूं, इस वजह से थोड़ा सा आपको मैं वहां पे बता देता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पे बताया माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। यहां पे आपका पूरा अगर ये काउंट किया जाए तो ये आपका लगभग 9 मीटर के पाइप होते हैं, ये पाइप टाइप के दिखते हैं ना, तो लगभग 9 मीटर के पाइप हैं, जिसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पाइप जो है वो लगभग 6 मीटर तक का होता है, 6 मीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं तो लगभग 1.5 मीटर का ये होता है। ठीक है, तो आप 9 समझ रहे हैं, 9 में 7.5 मीटर तो केवल यही हैं। हाँ बिल्कुल अर्पिता पांडे 9 मीटर का होता टोटल। ठीक, तो मैंने यहां पे क्या क्या सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहां पे पहले खाना खाएंगे, खाना कहां जाएगा, फूड पाइप में, फूड पाइप से पेट में, पेट में क्या होगा, एचसीएल निकलेगा। एचसीएल किससे निकल रहा है, आपका एचसीएल जो निकल रहा है वो आपकी जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि को हम कहते हैं गैस्ट्रिक, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलती है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। वो गैस्ट्रिक जूस कौन सा है, एचसीएल है। एचसीएल उसे क्या करेगा, पचाने का काम करेगा, और पचाने के बाद में जो भी चीजें उन्हें हल्का क्या करेगा, आपका यहाँ पे उन्हें तोड़ने का काम करेगा, गलाने का काम करेगा। ठीक है, इसमें खाना कैसा हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। अब एसिडिक नेचर का हो गया तो यहाँ पे जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियाज यहाँ पे हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे, तो लीवर कहेगा कि मैं बाइल जूस निकाल देता हूं, जिससे आपका जो खाना है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका बेस नेचर का हो जाएगा। अब जैसे ही ये बेस नेचर का होगा तो पेनक्रियाज कहता है मैं भी बेस नेचर में ही अच्छे से काम कर पाता हूं, तो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। इसमें आपके एंजाइम है ट्रिप्सिन, आपका लाइपेज, तो ये बहुत अच्छे से उसको पचाने में हेल्प करते हैं। अगर ये आपका एसिडिक नेचर का ही रहेगा तो पेनक्रियाज से निकला पेनक्रियाटिक जूस उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इस वजह से वाइल जूस हेल्प करता है उसे बेस बनाने की, और पेनक्रियाज हेल्प करता है क्या, उसे पचाने में। तो उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो खाना पच गया वो तो रह गया। वहां पर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाए जाते हैं, विलाई पाई जाती हैं। विलाई आपकी उंगली के आकार की होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लाखों की संख्या में होती हैं। तो वो वहां से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, जो कि आपका एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि आपकी इन चीज़ों से जो मिनरल्स होते हैं वो उनको निकालने का काम करती हैं। फिर ये पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जो रहता है लगभग 30 से 40 घंटे रहता है, लगभग 30 से 40 घंटे। इसके बाद ये खाना यहां पहुंचता है रेक्टम में, और रेक्टम से बाद में निकल जाता है एनस। ठीक है, एनस से निकल जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज पाई जाती, एक आपका जीवाणु, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, अगर वो बैक्टीरिया कम हो जाता है तो आपको दस्त हो जाते हैं उस बैक्टीरिया की वजह से। बताओ कौन सा है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर के लगभग होता है, 6 मीटर से ज़्यादा भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर का होता है, बिल्कुल सही है। 5 मिनट में आ जाना, ठीक है, कोई बात नहीं है, तब तक आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।
अब स्टार्ट कराऊं मैं। ये तो चीजें आपकी ऊपर ऊपर की चीजें मैंने बता दी। अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आपका नंबर 1 पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। इसका पूरी तरीके से पाचन कहां होता है? इसका पूरी तरीके से पाचन कहां होता है? कंप्लीट आपका डाइजेशन कहां पे होता है? ए कहता है भाई छोटी आंत में होता है, बी कहता है आमाशय में होता है, सी कहता है मलाशय में होता है यानी रेक्टम में, और डी कहता है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बताइए। एक दो दिन से हाँ, तुम्हारी बात नहीं हो रही है तो दिक्कत हो रही है भाई। क्यों कटवाने डोल रहे हो? पढ़ लो। ठीक है, आंसर बताओ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरी तरीके से पाचन कहां होता है? रूबी गौतम ने बताया है लार्ज इंटेस्टाइन, शिखा सिंह ने बताया ऑप्शन नंबर बी आमाशय में, और इसके अलावा स्टडीज लाइव ने भी डी बताया, कमल प्रसाद ने भी डी बताया, ऋतु कुमारी ने भी डी बताया है। तो सभी का यहां पे मैं बता दूं, सभी यहां पे हैं गलत। मैंने क्या बताया था कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो बिना पचा भोजन है वो वहां पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। केवल क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहां पे मेरे पास में बचा आमाशय, मलाशय और छोटी आंत। मलाशय से आपका रेक्टम से बाहर निकलेगा। आमाशय, आमाशय आपका होता है स्टमक, और स्टमक से क्या होता है? एचसीएल यहां पे निकलता है। अब बचा मेरे पास में छोटी आंत। अब छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का पाचन होता है। ठीक है, यहाँ पे पैनक्रियाज और लीवर उनकी हेल्प करते हैं। तो पूरी तरीके से कंप्लीट पाचन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो आपका कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कंप्लीट डाइजेशन। इसके बाद में जो बिना पचा भोजन है वो निकलता है कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पूरी तरीके से जो पाचन, जितना पाचन हो सकता था वो स्मॉल में होता है, उसके बाद लार्ज में पहुंचता है। लार्ज में उसके बाद जो बचता है ना, कहते हैं वाटर निकाल लो। अब जो है खाना निकल चुका है, इसमें से पानी निकाल दो, तो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है कहां पर? लार्ज में। उसके बाद वो रेक्टम में पहुंचता है, रेक्टम के बाद एनस में पहुंचता है, एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, हाँ जी, गलती से गलत हो गया, गलत। चलो आगे बढ़ते हैं। और शुरुआत कहां से होती है? पाचन की शुरुआत होती कहां से है? तो माउथ से होती है। कंप्लीट कहां पे होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। शुरुआत कहां से होती है? तो माउथ से होती है। और यहां पे सलाइवा से यानी लार से। लार में क्या होता है? एंजाइम होता है। लार में जो एंजाइम होता है वो करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर पाचन पूछा जाए कहां से स्टार्ट होता है, तो ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है भाई, माउथ से। यानी यहां पे क्या है? मुंह से क्या निकलती है? लार निकलती है, यानी सलाइवा निकलता है। और सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम मिलते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट फेंक रहे हैं, फेंक दिया, लो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर पे 2 पे। मुख गुहिका, जिसे हम वकल कैविटी कहते हैं, वो मानव के किस तंत्र का हिस्सा है? मुख गुहिका, वकल कैविटी, वो मानव के कौन से तंत्र का हिस्सा है? क्वेश्चन आया है 2022 में ग्रुप डी के पेपर में। गलती से भी गलत हो गया भाई, गलती से ही गलत होते हैं। कौन? अच्छा, मुझे पता है गलत नहीं है। ठीक है, मुझे अगर पता है तो मैं कर दूंगा। जब गलती ही अगर करनी है तो अभी तो आपका गलत होगा, तभी तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। तो उसी के लिए तो प्रैक्टिस चलती भाई। गलती ही तो नहीं करनी होती है। और आंसर आ चुका है सबका सी, तो ये तो सभी कर लोगे कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा कि मुख गुहिका, जिसे हम वकल कैविटी कहते हैं, वो वकल कैविटी किससे रिलेटेड है? वो डाइजेशन से रिलेटेड है। पाचन जो शुरू होता है वो मुख से स्टार्ट होके कहां तक जाता है? मुख गुहिका से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली होता है। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद रेक्टम में, रेक्टम के बाद अनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड आपसे क्या कहता है? मानव शरीर के किस भाग में विलाई मौजूद होते हैं? मानव शरीर के किस भाग में विलाई मौजूद होता है? बताइए।
हाँ सभी है, अननोन बॉय का, अभय जाट का, रूबी, गौतम, स्टडीज लाइव, प्रवेश, सभी का आंसर सही है। इसकी बात करते हैं कि मानव शरीर के किस भाग में विलाई मौजूद होता है। तो विलाई होता कैसा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहा है ना, उंगली के आकार का दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, उंगली के आकार का होता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इनका आकार कैसा होता है, तो विलाई का आकार जो होता है वो आपका कैसा होता है, उंगली के आकार का होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टडीज लाइव बता रहे हैं किडनी में, कमल प्रसाद ने बताया है सी आंसर, रूबी गौतम ने भी किडनी बताया है। तो यहाँ पे किडनी कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ में मैं बता दूं आप सभी का यहाँ पे फिर से गलत है। आंसर होगा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी। बिलाई जो मौजूद होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई होता है, उंगली के आकार का होता है। यहाँ पे ये क्या करता है, ये करता क्या भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए करता क्या है, ये फूड को मूव कराता है। जो खाना जो हमारा आया है उसको मूव कराने में हेल्प करता है। चलो मान लिया मूव करा रहा है, और उसके अलावा भी कुछ करता है क्या, हाँ फूड से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है, फूड से एब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है, यानी अवशोषण करना स्टार्ट कर देता है। जो इसके अंदर मिनरल्स मिल रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे कौन करता है उसको, तो विलाई करता है। ये आपका क्या कैसा स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि विलाई मौजूद है। कितनी संख्या में, तो लाखों की संख्या में विलाई मौजूद होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लगभग 6 से 7 मीटर की अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपकी पूरी परत पर आपको क्या मिल रही है, विलाई मिल रही है। तो क्या होगा, फूड मूव भी होता जा रहा है, और हर मूव पर वो कह रहा है यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे फूड का एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है। तो हम यहां पे कहें ना, सेल्स तक यहाँ पे हमारे साथ में फूड जो जा रहा है ना, सेल्स तक फूड जो जा पा रहा है वो भी आपका यहाँ पे विलाई की वजह से जा पाता है। ठीक है, बहुत दुख है मेरे पास। अच्छा, किस बात का सर, जीके सबका वीक होता है। ये तो साइंस है भाई, ये जीके नहीं है। जीके तो हर चीज जीके है, अगर जीके की बात, क्योंकि जनरल नॉलेज है। लेकिन साइंस की बात करें ना, तो ये तो अपना शरीर की बात है भाई। अगर शरीर को भी तुम ये कहोगे ये जीके है, शरीर का मतलब है कि ये मैं अपने से समझ रहा हूँ कि मैंने खाना खाया, खाना खाया मेरे यहाँ से। आप जब खाते हो तो आपको यहाँ से कभी कभी कहते हो यार खाना अटक गया, तो खाना अटक गया, क्यों अटक गया, क्योंकि आपने बकल क्या यहाँ पे जो क्या है, गोइका जो है आपकी ग्रास नली जो है, आपने वहाँ पे ज़्यादा बड़ा चीज़ें खा ली होंगी, तो वो क्या है, तो उस वजह से वो कंप्रेशन की वजह से वो नीचे नहीं जा पा रहा होता, तब हम खाना पानी पीते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे कि जो आपका पित्तरस है ना, जिसे हम वाइल्ड जूस कहते हैं, पित्तरस को क्या कहते हैं, वाइल्ड जूस कहते हैं। तो वहां पे कार्य हमें इसके, यानी वाइल्ड जूस के कार्य हमें दिए गए हैं। तो हमें क्या बताना, क्या है यहाँ पे उसका वर्क दिया गया है, और हमें ये बताना है कि कौन सा उसका वर्क नहीं है। यानी 4 में से 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। साइंस के क्वेश्चन जी के जीएस में आते हैं, लेकिन अब एक बात बताओ, यहाँ पे जी के जीएस साइंस वाली बात आती ना, तो ये तो खुद से रिलेटेड होती है, ये तो खुद को आनी ही चाहिए। ये तो ऐसी चीज है, थोड़ी बहुत आती है। साइंस को एक अलग चैप्टर अलग रखा जाता है, कभी कभी जीके में नहीं रखा जाता। जीके से रिलेटेड की बात करो तो बहुत छोटी छोटी जनरल नॉलेज की जो चीज़ें होती हैं वो जीके होता है। जब हम उसको डीपली पढ़ते हैं ना, तो फिर जनरल नॉलेज नहीं रह जाता, वो एक सब्जेक्ट बन के रह जाता है। ठीक है, जीके का मतलब है कि हम उसके ऊपर वाले पार्ट को, मैंने बोला कि पेड़, पेड़ क्या है, जनरल नॉलेज। पेड़ किसका है, जनरल नॉलेज। पेड़ में क्या क्या मिलता है, ये जनरल नॉलेज। लेकिन अगर मैंने बोला कि पेड़ के अंदर क्या क्या मिल रहा है, पेड़ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, खाने को यहाँ पे जो पत्तियां हैं खाने को कहाँ पहुंचानी है, जड़ तक पहुंचा रही हैं। जड़ यहाँ पे क्या कर रही है, खाने को, जो पानी है पानी को वहाँ पे अपने पेड़ के पूरे भाग में पहुंचा रहा है। इसके अंदर जाइलम पाए जा रहे हैं, फ्लोएम पाए जा रहे हैं। ये जी के नहीं हो जाता, फिर ये आपका साइंस बन जाता पूरा। ठीक है, जब हम उसके ऊपर की नॉलेज ले रहे हैं वो जीके है, जब उसमें डीप जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है पूरा। चलो इसकी बात करते हैं, वाइल्ड जूस की बात करते हैं। तो वाइल्ड जूस का वर्ग क्या है, ये किससे संबंध, यहां पे बताना है कि कौन सा कार्य जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो चलिए बताते हैं, चलो पहला पढ़ते हैं। यहां पे बोला है कि जो आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑप्शन ए कहता है
कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो ये तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि बाइल जूस कर क्या रहा है, ये बाइल जूस आता कहां से है, तो बाइल जूस आता है लीवर से। कहां से आता है, लीवर से सेक्रेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्टमक से एसिडिक नेचर का खाना आ रहा है, और जो एसिडिक नेचर का है उसको क्या करेगा, उसको बनाएगा कैसा, उसको बेस नेचर का बनाएगा। अब बेस नेचर का बना क्यों रहा है, वो इसलिए बना रहा है क्योंकि यहां पे क्या होगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, जब वो बेस नेचर का बन जाएगा तो ये बहुत अच्छे से काम करेंगे, उसकी क्षमता को बढ़ा देंगे, इससे निकलने वाली एंजाइम्स को, उसकी क्षमता को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहां पे सही है। ये बात सही है कि आपका जो वाइल्ड जूस है वो करता क्या है, वाइल्ड जूस खाने का एसिडिक नेचर को बेस नेचर में चेंज करता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए दूसरा कहता है इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। तो अब यहां पे बात आती है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है बाइल जूस के अंदर, तो ऐसा नहीं होता, इसमें एंजाइम नहीं होता। एंजाइम तो किसमें मिल रहा है, पैनक्रियाटिक में मिल रहा है। तो बाइल जूस का पाचन यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे गलत हो जाएगा। तो हमें गलत चाहिए था, वो मिल चुका है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम इसके अंदर नहीं होता। तो यहां पे क्या होगा, प्रोटीन का पाचन तो आपका होता ही कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। प्रोटीन का पाचन कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। लेकिन एंजाइम कौन लेके आ रहा है, एंजाइम तो आपका अग्नाशय लेके आ रहा है, पेनक्रियाज लेके आ रहा है। तो आपका बी यहां पे गलत हो जाएगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ डाउट है, बताइए। चलिए करते हैं, अभी पहले इसको देख लेते हैं। अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, तो मैंने बताया क्या करेगा, एंजाइम्स की जो कैपेबिलिटी है ना, उस कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। कौन, वाइल्ड जूस। किसके एंजाइम्स की, पैनक्रियाज के एंजाइम्स की। तो एंजाइम कहां से निकल के आए, पैनक्रियाज से निकल के आए हैं। और काम कौन करवा रहा है, बाइल जूस करवा रहा है। क्यों, क्योंकि इसने बताया कि इसने खाने को क्या कर दिया, बेस नेचर का बना दिया। और बेस नेचर की वजह से जो पैनक्रिया है, पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। तो सी भी यहाँ पे सही होगा। डी की बात करते हैं, बड़ी वसा मौलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। तो भाई कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बनाने का काम तो होता ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर अग्नाशय होगा। चल देखते हैं फर्स्ट है कहां पे, क्या है फर्स्ट में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो भाई अग्नाशय तो इसमें दिया ही नहीं है। इसका आंसर छोटी आंती होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का भी पाचन यहीं पे होता है, फैट का भी पाचन यहीं पे होता है, और इसके अलावा प्रोटीन का भी होता है। तो पहले का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे, यहां पे हमसे पूछा है कि यहां निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। जो हमारे अंदर लार होती है, लार जानते हो क्या है, अपने मुंह पे जो भाई किसी ने कह दिया कि मैं अभी बात कर दूं, इमली की बात कर देता हूं, तो इमली की बात से हमारे मुंह में क्या निकल के आती, लार निकल के आती, पानी पानी हो जाता है। तो वो हमारी लार है। अब उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, ये आपको पता है। हमारे पास में क्या होगा, मुंह के अंदर क्या मिल रही है, सलाइवा मिलता है। और इस सलाइवा में क्या मिलता है भाई, सलाइवा में एंजाइम्स मिलते हैं। वो आपका क्या कहलाते हैं, सैलिवरी एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। कौन सा एंजाइम निकलता है, सैलिवरी एमाइलेज निकलता है यहाँ से, जिसे हम आपके जानते होंगे। आपका जैसे मैंने बोला कि आपका होता है कौन सा, एक होता है आपका टाइलिन और एक होता है लाइसोजोम। तो ये कहाँ पर है, ये आपका सैलिवा से निकलते हैं। ठीक है, दो एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन और लाइसोजोम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, हमसे एंजाइम के बारे में पूछा है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज नहीं, वो लाइसोजोम मिलता है। एंजाइम लाइसोजोम है, एंजाइम आपका एमाइलेज है, टाइलिन को एमाइलेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई इसका आंसर। आज तो गलत ही गलत करते जा रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। प्रवेश का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। अननोन बॉय का आंसर डी सही है। कमल प्रसाद तो बिल्कुल भी गलत है। और स्टडीज लाइव ने गलत कर दिया है, डिलीट कर दिया अननोन बॉय। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो यहां पे बोला जा रहा है प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है। अब बात हो रही है प्रोटीन के पाचन की, तो पाचन करेगा किस वजह से होगा, एंजाइम की वजह से। अब वो एंजाइम निकल के कहां से आता है, यानी आमाशय से। वो आमाशय से निकलने वाला एंजाइम पूछा जा रहा है, बताओ कौन सा होगा। HCl, पेप्सिन, आपका एंटेरोकाइनेज और ऑप्शन नंबर डी माइलेज। तो क्या होगा, गलत। कमल प्रसाद, आज वास्तव में सबके गलत हो रहे हैं, तुम्हारा ही नहीं, सबके ही गलत हो रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि कौन सा आमाशय, आमाशय कौन है, स्टमक। और स्टमक में मैंने क्या बताया था कि जब मैं स्टमक की बात करूंगा तो स्टमक के अंदर क्या मिलता है, हमें एक ग्लैंड मिलती है। कौन सी ग्लैंड मिलती है अगर मैं बात करूं तो आपकी कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, उसमें HCl होता है। क्या होता है, उसमें HCl होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, और इसके अलावा और क्या मिलता है भाई, और इसके अलावा पेप्सिन मिलता है। क्या मिलता है, पेप्सिन मिलता है। अब बताओ कौन सा आंसर होगा, HCl होगा या पेप्सिन होगा। HCl करता क्या भाई, प्रोटीन का पाचन थोड़ी करता है। HCl तो चीजों को गला रहा है। बचा हमारे पास में पेप्सिन, तो पेप्सिन ही तो इसका पाचन करेगा, किसका, प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन का पाचन करेगा और इसको किस में बदल देगा, पेप्सिन प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है। तो याद रखना पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। किस में चेंज कर देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, ये याद रखो। ठीक है, यानी गैस्ट्रिक जूस में आपका रेनिन होता है, लाइपेज होता है, पेप्सिन होता है। तो यहाँ पे पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ HCl की बात करूंगा, वो चीजों को गलाने में काम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने में काम आ रहा है। और पचाएगा कैसे, कि उसको किसी में कन्वर्ट करेगा। और कन्वर्ट किस में किया इसने, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। किसने, यहाँ से स्टमक से निकले वाले गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस से, यानी गैस्ट्रिक जूस में जिसमें आपके एंजाइम मिलते हैं, आपके पेप्सिन मिलता है, HCl मिलता है, रेनिन मिलता है, लाइपेज मिलता है। और उसमें से पेप्सिन ऐसा है जो प्रोटीन को पचा रहा है, और प्रोटीन को पचाने के साथ में उसे पेप्टाइड में चेंज कर रहा है। भाई चारों में से कोई एक राइट आंसर। अब तो ऐसा ही होगा ना, जब आंसर नहीं निकल रहे तो क्या होगा, बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर। भाई स्टमक के अंदर माना, स्टमक के अंदर HCl सबसे ज्यादा, हम यही बोलते हैं कि भाई HCl निकल रहा है हमारे स्टमक में, HCl सेक्रेट होता है। लेकिन उसके अलावा भी एंजाइम्स होते हैं, आपका पेप्सिन होता है, आपका रेनिन होता है, आपका लाइपेज होता है। ये भी आपके एंजाइम मिलते हैं कहां पर, स्टमक के अंदर। किससे निकले, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। क्या निकले, इन्हें क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। हाँ जी, रेनिन मिल्क का डाइजेशन करता है, बिल्कुल रूबी गौतम, रेनिन जो है मिल्क का डाइजेशन करता है। ऑप्शन नंबर 7 पे आते, वो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है यहां पे कि निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारी में परिवर्तित करता है। बताओ, हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारा खाना होता है उस खाने को, अम्लीय खाने को यानी एसिडिक को किस में चेंज कर रहा है, क्षारी में चेंज करता है। कौन, ऑप्शन ए है गैस्ट्रिक जूस, बी है यहां पे बाइल जूस, सी है यहां पे इंटेस्टाइनल जूस, और डी है यहां पे पेनक्रिएटिक जूस। तो कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है प्रवेश का और अननोन बॉय का, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्या है, गैस्ट्रिक जूस। फिर पढ़ लो क्वेश्चन, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। भाई खाने को एसिडिक नेचर में चेंज करना होगा तब HCl काम आएगा। भाई मैंने खाना खाया, अब इस खाने में क्या होगा, जहां पर जो भी चीजें इसके अंदर हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, हम कुछ खाते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी कैसी भी चीज हो उसको गलाने का काम करेगा, HCl करेगा। तो यहां पे HCl गलाने का काम करेगा और उसको एसिडिक बनाएगा। स्टमक उसको एसिडिक बनाता है। और उसके अलावा क्या करता है, वाइल्ड जूस। कौन करेगा इसको, बेस नेचर का वाइल्ड जूस करेगा। कितनी बार बता दिया भाई, स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक से HCl निकल के आ रहा भाई, HCl।
और HCl से क्या होगा, ये तो खुद एसिड है। अगर ये एसिड है तो खाने को कैसा बनाएगा, एसिडिक नेचर का बनाएगा भाई। ये तो अगर HCl के पास में जाएगा तो वो एसिडिक नेचर का बनाएगा। अब यहां पे एसिडिक नेचर से बेस नेचर में इसको चेंज करना है, तो यहां पे कौन करेगा, वो करेगा वाइल्ड जूस। कौन करेगा, वाइल्ड जूस करेगा। वाइल्ड जूस क्या करेगा, इस खाने का जो एसिडिक नेचर था उसे बेसिक नेचर का बना देगा। क्या कर देगा, उसे बेसिक नेचर का बना देगा। तो फूड को बेसिक में कन्वर्ट करने वाला कौन है, बाइल जूस है। अब ये बाइल जूस आता कहां से है, तो याद रखो ये बाइल जूस जो आता है ये कहां से आता है, ये लीवर से आता है। कहां से, लीवर से आता है। ठीक है, लीवर से आता है। और स्टोर कहां पे होता है, अगर पूछ लिया जाए कि बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है, तो स्टोर आपका कहां पे होगा, ये गॉल ब्लैडर में होगा। कहां पे होगा, गॉल ब्लैडर में होगा। ठीक है, तो आपका निकला कहां से, लीवर से, स्टोर कहां हुआ, गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जैसे ही जरूरत पड़ती है वैसे ही गॉल ब्लैडर क्या करता है, वाइल डक्ट के माध्यम से, वाइल डक्ट से निकाल के कहां पहुंचा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। तब वो खाना कैसा हो जाएगा, बेस नेचर का हो जाएगा। कर कौन रहा है भाई, बाइल जूस कर रहा है। HCl तो उसे एसिडिक बना रहा है, उसे बेस कौन करे, बेस नेचर का बनाएगा लीवर। आया समझ, पित्तरस, बिल्कुल साक्षी अग्निहोत्री। शिखा सिंह बी आंसर। आ गया आंसर सबका, मेरा सही था भाई। आज कमल प्रसाद को खुशी होगी, मेडल मिल गया एक आंसर सही देके। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पित्तरस। क्योंकि यहां पे एसिडिक को बेस नेचर में चेंज करना है। यहां पे आपसे पूछा जाए कि लीवर क्या करता है, लीवर यहां पे बाइल जूस को सेक्रेट करता है। तो बाइल जूस किस लिए काम आता है, खाने को बेस नेचर का बनाने के लिए। जिससे क्या होगा, जिससे पैनक्रियास से जो पैनक्रिएटिक जूस निकल के गया है, उस पैनक्रिएटिक जूस के अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स की क्या होगा, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा। कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा। अगर वो एसिडिक होता तो कार्य नहीं हो पाता। ठीक है, बिल्कुल पी कुमार, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहां पे पाचन के संदर्भ में गलत कथन पहचानिए। हमें यहां पे गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। अब बताओ कौन सा गलत होगा। सबसे पहले क्या होता है, यहां पे बोला है ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो सबसे पहले भाई एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले अवशोषण स्वांगीकरण से पहले होता है। ये बोल रहा है कि जो अवशोषण है वो एसिमिलेशन से पहले होता है, लेकिन पाचन के बाद होता है। इस चीज को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मेट है क्या इसका। अगर मैं यहां पे लिख दूं, कहां पे लिखूं, ऐड कर लेते हैं चलो। ठीक है, छोड़ो, चलो यहां पे ही बता देता हूं मैं कि अगर मैं एंजाइम्स को क्या करते हैं, एंजाइम्स यहां पे कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं, उनको सिंपल में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, खाना हमारे मुंह से जाता है। अब मुंह में जो जैसे ही अगर हमारा खाना पहुंचता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। और इंजेशन को अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इंजेशन के बाद में आपका डाइजेशन होता है। सॉरी सर लेट हो गया, लेट भाई तुम मुझे बहुत देर से देख रहे हो, लेट कैसे हो गए। इसके बाद में जैसे ही आपका खाना मुंह के अंदर जाता है, वहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब डाइजेशन के बाद में क्या होगा, डाइजेशन पहुंचता, जैसे आपका खाना स्टमक में पहुंचा, स्टमक में आपका डाइजेशन हुआ, वहां से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है खाना तो आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। जो भी हमें मिनरल्स की जरूरत है वह खाने से निकाल लिए जाते हैं। और निकालने का काम कौन करता है, बिलाई करता है। और बिलाई कहां पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आपका क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट में इसके बाद में क्या होता है, आपका बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेफिकेशन कहते हैं, और यानी उत्सर्जन कहते हैं। अब इस बेस पर आपको आंसर देना है।
यानी हमें इसके बेस पर आंसर देना है। सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और उसके बाद में डिफेक्शन, ठीक है, डेफिकेशन। हाँ बिल्कुल, अंतर्ग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण और आपका उत्सर्जन, बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? अब ये क्या कह रहा है कि आपका अवशोषण जो है वो स्वांगीकरण से पहले है, यानी एसिमिलेशन है एब्जॉर्प्शन से पहले है। तो भाई एसिमिलेशन तो एब्जॉर्प्शन के बाद है। यहां पे देखो, एसिमिलेशन तो एब्जॉर्प्शन के बाद है, तो पहला तो हमारा यहीं पे गलत हो गया, ए यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यहां पे स्वांगीकरण जो है, स्वांगीकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन अंतर्ग्रहण से पहले है, तो इंजेशन से पहले आपका क्या है? आपका एसिमिलेशन है। अब बताओ यहां पे सबसे पहला पार्ट ही इंजेशन है, तो इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सी कहता है कि पाचन यानी डाइजेशन, निष्कासन जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम डेफिकेशन कहते हैं, तो पाचन निष्कासन से पहले, ये तो है भाई, डाइजेशन तो है सबसे पहले, यहाँ पे डाइजेशन ही तो हो रहा है, डाइजेशन हो जाएगा तभी तो बाहर जाएगा, फिर लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है, तो यहाँ पे कह रहा है डाइजेशन जो है वो निष्कासन से पहले है, तो डाइजेशन ये है, और डेफिकेशन ये बाद में है, लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है, तो आई के बाद होता है। ये तो बिल्कुल सही बन के आया, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिख रहे? ये ऑप्शन ही तो है भाई, ऑप्शन नंबर सी डी, ये आप ए बी सी डी लो। हमसे पूछा है गलत बताइए। ऑप्शन कहाँ है भाई? ऑप्शन कैसी बातें कर रहे हो? चलो आगे पे आते हैं, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब तो दिख रहे हैं, उसमें नहीं दिख रहे। इसको सही कर लेना, ये आपका गलत नहीं पूछा है, यहाँ पे इस कथन में गलत हो गया है, यहाँ पे पूछा है सही कथन, ठीक है। तो सही कथन आपका यही होगा, सही कथन कर लेना उसको, ठीक है, चेंज कर लेना, क्योंकि गलत सारी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या कहता है आपसे? 9 कह रहा है आप पे छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली निमा आकृतियां आपकी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि छोटी आंत है, यानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है, ये मान लो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो मैंने नॉर्मली बना दी है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लगभग 6 मीटर से ज़्यादा की होती है, और बोल रहा है उसकी आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा, तो यहाँ पे उंगली नुमा, ये मान लो ये इसकी परत है और इस पर क्या है, उंगली नुमा आकृतियां हैं हजारों, ये बना दी मैंने हजारों उंगली नुमा आकृतियां, उंगली जैसी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उन्हें क्या कहा जाता है? फिंगर टाइप जो होती है, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्या होगा उसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसे हम बिलाई कहते हैं। पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं, यानी हमारा भोजन जो पच जाता है, उस पच जाने के बाद में तो वहां से एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? यानी फूड को मूव कराना और उससे एब्जॉर्ब करना। क्या एब्जॉर्ब करना? एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करना, फैट, यहाँ पे विटामिन को आपका क्या करना, उनमें से विटामिन को निकालना, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? यहां पे जो आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कहते हैं, एलिमेंट्री जो कैनाल है उसका हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? अगर मैं एलिमेंट्री की बात करता हूं तो कौन सा नहीं होगा? तो बताओ कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है रेक्टम। तो भाई रेक्टम तो होता है, रेक्टम तो होता है। रेक्टम कहाँ होता है? मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम खाना खाएंगे माउथ से, माउथ से खाना खाएंगे, फिर कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका यहाँ पर फूड पाइप में। फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप से कहाँ जाएगा? फूड पाइप से वो जाएगा स्टमक के अंदर। कहाँ जाएगा? स्टमक के पास।
और स्टमक के पास से फिर कहाँ जाता है, वो पहुंचता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल से वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज से कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा, मलाशय जैसे बोलते हैं, और रेक्टम से ये कहाँ जाएगा, एनस में जाता है और एनस से बाहर निकल जाता है, यानी माउथ से जो चीज खाते हैं वो बाहर निकलेगी एनस से। ठीक है, इतनी बात पता चली। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा हिस्सा नहीं है। तो मैंने बोला रेक्टम, तो रेक्टम आपका ये गया। ग्रास नली, जैसे ईसोफेगस कहते हैं तो फूड पाइप को ही हम ईसोफेगस कहते हैं, तो ग्रास नली उसे ही कहते हैं। ठीक है, चलो फिर आता है श्वास नली और आपका फेरिंग्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्वास नली यानी ट्रैकिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ट्रैकिया, श्वास नली जो होती है वो फूड पाइप के पीछे की तरफ में होती है। तो फूड पाइप आपका कहाँ होगा, पीछे, जहाँ पर श्वास नली होगी, श्वास नली के पास वाली नली आपकी कौन सी होती है, वही आपका फूड पाइप होता है। तो बिंड पाइप और फूड पाइप जो से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका फूड पाइप है, और ये आपका क्या है, ये बिंड पाइप है। तो इन दोनों जो होते हैं वो आपके आसपास होते हैं। क्या होते हैं, ये पास में ही होते हैं। ठीक है, अब जो खाना जाता है तो इसके ऊपर एपिग्लॉटिस लगा होता है। इसके पास में क्या होता है, हम जब खाते हैं तो एक ढक्कन टाइप का लगा होता है, और उस ढक्कन का नाम क्या है, उस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं उसे, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस करता क्या है, अब मैंने खाया खाना, खाना खाने के बाद में क्या होगा, तो मैं भाई श्वास नली भी वहीं से जा रही है और उसके बाद में खाने की भी नली भी वहीं से जा रही है। तो होगा क्या, तो कभी कभी ऐसा लगता है खाना अटक कहीं हमारा श्वास नली में क्यों नहीं जाता, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एपिग्लॉटिस। तो जैसे ही हम खाना एंटर करते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो किसको ढक देता है, तो इस ढक्कन से, यहाँ पे ढक्कन से इसको ढक देता है, किसको, श्वास नली को, जहां से हमारे पास बिंड पाइप है, इसको ढक देता है। और ढकने के बाद में क्या होगा, ढकने के बाद में खाना जो है वो इससे नीचे जाएगा। तो कभी कभी ये बोला जाता ना, खाते टाइम बोला नहीं जाता, तो खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। वो रीजन यही है कि खाते टाइम आप अगर सांस को अंदर ले लोगे मुंह के द्वारा, तो क्या होता है कि मुंह से सांस जो जाएगी वो इससे जाएगी, एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, और अगर खुल जाएगा तो वहां पे खाना फंसने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ही बोला जाता है कि आप खाते समय मत बोला करो। बोलते हम फिर भी हैं, हम तब भी नहीं मानते, लेकिन वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि कभी कभी एपिग्लॉटिस जो है, वैसे एपिग्लॉटिस प्रॉपर काम करता है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपका खाना श्वास नली में ना चला जाए। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए, वो एपिग्लॉटिस की वजह से। लेकिन वहां पे काम पूरी तरीके से काम करता है। खुल के बोलो, सी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है यहाँ पे, 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि यानी कौन सी ग्लैंड है जो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, बताओ। चलो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। ऑप्शन कहता है एसोफेगल ग्लैंड, बी कहता है यहाँ पे मेमरी ग्लैंड, सी कहता है यहाँ पे लीवर, और डी कहता है यहाँ पे स्वेट ग्लैंड। तो कौन सी होगी, बताओ आंसर भाई। अर्पिता पांडे, अननोन बॉय, क्या आंसर होगा। रूबी गौतम, नहीं आया आंसर, तो आंसर याद रख लो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, वो कौन होता है, वो लीवर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। कौन होता है, लीवर है। लीवर वही है, ये लीवर कौन है, यहाँ से क्या निकल रहा था, वाइल जूस निकल रहा था। वाइल जूस कर क्या रहा था, वाइल जूस एसिडिक को, यानी आपके खाने का जो एसिडिक था, एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट कर रहा था, बेसिक में कन्वर्ट कर रहा था, यानी बेस में कन्वर्ट कर रहा था। कहाँ से निकल के आ रहा था, लीवर से निकल के आ रहा था। क्यों निकल रहा भाई, ये इसलिए निकल रहा है जिससे आपका पैनक्रिएटिक जूस से होने वाले यानी निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रिएटिक जूस के जो एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम का काम क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। क्या हो जाए, एंजाइम्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, यानी दूसरे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खुद से यहां से क्या निकाल देता है, वाइल जूस निकालता है। कैपेसिटी किसकी बढ़ानी है, दूसरे की। कौन सा दूसरा, पैनक्रियाज, दोस्त है ये लीवर और पैनक्रियाज। तो भाई काम किसका है, काम पैनक्रिया का है। कर कौन रहा है, लीवर कर रहा है। लीवर क्या कर रहा है कि वहां पे काम करने के लिए, कहते हैं ना फील्ड प्रोवाइड करना, किसी को काम करने के लिए फील्ड प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। यही तो हो गया, काम करना किसे है, पैनक्रियाज को करना है। लेकिन उसने कहा है कि भाई तू अगर आप बाइल जूस दे दे मुझे,
तो फूड कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, तो मैं काम कर लूंगा। अगर बेसिक नेचर का नहीं होगा तो नहीं करूंगा। तो इसलिए बाइल जूस क्या करता है, उसे बेसिक नेचर का बनाता है। बस इतनी सी बात याद रखना। राम राम चित्रांशी चौहान, फिर से लेट 7:10, और 7:10 पे आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। इसका मतलब है आपकी आधी से ज़्यादा क्लास खत्म होगी। वैसे खत्म तो आपकी 7 बजे होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ही लेट था थोड़ा सा। चलें आगे बढ़ते हैं। जो कि हाँ, ये याद रखना कि आपका ये सेम के आकार का होता है। सेम जो होती है, सेम देखी ना, उसके आकार का। हाँ तुम आ गए भाई, बिल्कुल आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या कहता है? 12 कहता है पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होता है कौन सा, जे, इस जे अक्षर के समान होती है, वो कौन सा होगा? ए कहता है भाई माउथ है, तो किसका मुंह जे के आकार का होता है भाई? किसका मुंह जे आकार का होता है? दूसरा कहता है स्टमक है, सी है यहाँ पे आंत, और डी यहाँ पे लीवर। तो ऐसा कौन सा होगा कि इनमें से जे आकार का दिखता है? तो बताओ किसका। चित्रांशी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, स्टमक। और बताओ, और लोग आंसर दो। कमलेश कुमार ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसकी जो आकृति है वो आपकी कैसी दिख रही है, वो जे के आकार की दिख रही है, ये देखो। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जे के आकार की आकृति किसके पास होती है, वो आपका स्टमक के पास होती है, पेट के पास होती है। तो भाई हम कहते हैं ना पेट बढ़ गया, वो पेट निकल रहा है, कभी कभी मुझसे भी कहा जाता है। वो पेट नहीं होता, वो फैट होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा, यानी अग्नाशय को हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं, तो पेनक्रियाज द्वारा निकलता है। तो बताओ कौन सा निकलता भाई? 12 का आंसर दे दिया, 13 आ गया, 12 का बी अब आया। क्वेश्चन बताओ, अग्नाशय से कौन सा जूस निकलता है? बायो है, अच्छे अच्छे का जूस निकाल देती है ये बायो। अर्पिता पांडे बी आंसर, स्टमक का है भाई ये तो। हाँ आंसर दे दिया है तुमने एक बार। अब इसका बताओ कि यहाँ पे बोला जा रहा है अग्नाशय जो होता है यानी पेनक्रियाज जो होता है, तो वो कहाँ, वो कौन कौन से एंजाइम को स्रावित करता है, यानी आपका सेक्रेट करता है? अरे चित्रांशी और अर्पिता दोनों लगे पड़े हो स्टमक स्टमक चिल्लाने में। आंसर आगे आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। अग्नाशय की बात हो रही है, पेनक्रियाज की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पेनक्रियाज से क्या निकलता है? पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस। क्या निकलता है? पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। ठीक है, अब इस पेनक्रिएटिक जूस के पास में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम करते, यानी एंजाइम जो होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो याद रखना कि उनमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन है। दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? एमाइलेज है। ठीक है, और तीसरा जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइपेज। तो ये 3 एंजाइम निकलते हैं कहाँ से? पेनक्रियास से निकलते हैं। तो ये ट्रिप्सिन करता क्या है? तो ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन किसको? प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और ये प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है? प्रोटीन को पहली आपका अमीनो एसिड में चेंज करता है। किस में? अमीनो एसिड में चेंज करता है। एमाइलेज की बात करूं तो ये स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। ये किसका पाचन कर रहा है? ये आपका स्टार्च का पाचन करता है, और इसे ग्लूकोज में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा लाइपेज क्या कर रहा है? ये फैट को यानी वसा को पाचन करता है, और इसे फैटी एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, कमलेश कुमार का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे अब बताओ कौन सा आंसर होगा? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो इनमें से तीनों में से कौन सा आंसर होगा? तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? हमारे पास में माल्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है, सुक्रोज नहीं है, बचा कौन सा? ट्रिप्सिन बचा, जो कि आपका ट्रिप्सिन होता है। जो करता क्या है ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करने के साथ साथ प्रोटीन को किस में चेंज करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। कौन? ट्रिप्सिन करता है। कहां से निकल के आया? पेनक्रियास से निकल के आया। ठीक है जी,
हाँ बिल्कुल कमल प्रसाद, बढ़िया हैं, एकदम मस्त आपको दिख रहे होंगे। बाकी अब ये बताओ, क्वेश्चंस को देख के तुम्हारे हालचाल बताओ भाई। कमल प्रसाद, क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं आ रहे, लेकिन हालचाल कैसे हैं क्वेश्चंस को देख के? हाँ जी, अर्पिता पांडे, सी आंसर हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे बात आ रही है मेटाबॉलिज्म की। हाँ, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, या फिर कह सकते हैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। किसमें? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है या फिर अमीनो एसिड में चेंज करता है। ठीक है, ये याद रख लेना। मैंने पहले बता दिया था सी। अब जो ऑप्शन है ना, मेरे पास में स्क्रीन लगी है, अब स्क्रीन चलती है, अब वो चलते 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 निकल जाते हैं कभी कभी। अब स्क्रीन ऐसा, मैं पूरे रूम में स्क्रीन लगवा दूंगा तो मैं नीचे से देख के ऊपर तक बता दूंगा कि हाँ, ऊपर बोला चित्रांशी ने आंसर दिया था। ठीक है, निकल जाते हैं आंसर कभी कभी। अब आ जाओ इस पे, मेटाबॉलिज्म की बात आती है। तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है? यहां पे मैं अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म का याद रखना कि हमारे जो शरीर में क्रियाएं होती हैं ना, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चलते हैं भाई? रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। तो आपके बॉडी में जो क्रियाएं हो रही हैं ना, कौन सी क्रियाएं? रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शंस का, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, वो सारी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। ठीक है, मानव शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये मेटाबॉलिज्म जो है, ये आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप होता है भाई? एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। ठीक है, ये दोनों याद रखने ना। मेटाबॉलिज्म के बॉलिज्म तो है, अब एक मेटा का कैटा हो गया और एक एना हो गया। कैटा और एना। तो कैटाबॉलिज्म जो करता है वो करता क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बड़े बड़े अणु होते हैं हमारे अंदर, बड़े बड़े जो अणु होते हैं, उनको छोटे यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करना, इसका काम क्या है? जो आपके पास में आपने जो कुछ खाया, मान लो कॉम्प्लेक्स चीजें खाई, तो कॉम्प्लेक्स को किस में चेंज करना है? सिंपल में चेंज करना है। यानी बड़े जो अणु हैं, बड़े टुकड़ों को किस में चेंज करना? छोटे टुकड़ों में चेंज करना। अब बड़े से छोटा बनेगा, एक बार बताओ, किसी बड़े से छोटे को बना दो तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया? छोटे टुकड़े लिए, आपस में जोड़ दिए, तो क्या होगा? एनर्जी, भाई सबके पास में अलग अलग एनर्जी है, वो क्या हो गई? सबकी एनर्जी मिल गई, तो एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। तो यहां पे एनाबॉलिज्म क्या करता है? वो छोटे को बड़े में बना देता है, यानी कई सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं। तो वहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है, वो एनाबॉलिज्म है। जहां पर बड़े बड़े अणु से छोटे छोटे टुकड़े बन जाएं, वो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, वो कैटाबॉलिज्म है। ये किसके प्रकार हैं? ये आपके मेटाबॉलिज्म के प्रकार हैं। और यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे वो बड़े से छोटे को बनाएं या छोटे से बड़े आकार को बना दें, तो वो सारी आपकी रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। ये बात समझ में आया? 14 का मुझे पता है, लेकिन मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो मैं भी कल ही बताऊंगा। क्लास खत्म कर दूं यहीं पे? चलो क्वेश्चन नंबर पे आप इसको पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म से संबंधित। पहला कह रहा है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, तो बिल्कुल सही है, पहला यहां पे बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि सरल अणुओं को जटिल अणुओं का संश्लेषण, तो आपका यहां पे क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलना कैटाबॉलिज्म का टाइप है, यानी कैटाबॉलिज्म है। लेकिन कैटाबॉलिज्म तो खुद मेटाबॉलिज्म का टाइप है, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा कहता है उपचय और अपचय। एंटा, भाई ये तो मैंने बता ही दिया, एक का एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो टाइप होते हैं। तो मेरे पास में तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कमलेश कुमार ने आंसर दिया बिल्कुल सही, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया। चित्रांशी चौहान, हाँ तुम्हारा आंसर ऊपर निकल गया होगा, कह दो। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? 15 यहां पे कहता है डुडेनम। डुडेनम किसका पार्ट है? डुडेनम जो है ये किसका पार्ट है? ऑप्शन ए कहता है भाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बी कहता है ये गॉल ब्लैडर का पार्ट है, और सी कह रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और डी कह रहा है ये अंडाशय यानी ओवरी का पार्ट है। बताओ कहाँ है?
हाँ जी, कल दे देना कमल प्रसाद, कल देखते हैं। कल से ये बता दो कौन सा क्वेश्चन, मुझे समझा देना, मैं तो भूल जाऊंगा, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। तुम आना, मुझे क्वेश्चन बताना, मैं क्वेश्चन बताओगे तब मैं आपका आंसर पूछूंगा, बताओ इसका आंसर। हाँ जी, चित्रांशी चौहान तुम्हारा सही है, ठीक है। 15 का आंसर आ चुका है सी। अर्पिता पांडे ने आंसर दिया है डी। कमल प्रसाद का आंसर है, तुम्हारा आंसर भाई कमल प्रसाद, बी और सी दोनों कैसे आ जाते हैं, हद होगी। देखो, डोडेनम की मैं बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं किसकी, डोडेनम की। तो ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूंगा तो इसके 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होती है वो आपका होता है डोडेनम। वो आपका क्या होता है, उसे कहते हैं डोडेनम, जहां से आपकी हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। सबसे ज्यादा यानी मीडियम पार्ट जो होता है, जो बीच में होता है, उसे कहते हैं जिजेनम। क्या कहते हैं उसे, जुजैनम कहते हैं। और लास्ट पार्ट जो कि आपका किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं इलियम। तो ये तीनों पार्ट जो हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो आंसर आ रहे थे बड़ी आंत, वो गलत है, ठीक है। सी आंसर अर्पिता पांडे, अंडाशय में भाई डोडेनम कहाँ होता है। कमल प्रसाद का आंसर बी और सी दोनों गलत है भाई, एक भी देते तब भी गलत था, बी देते तब भी गलत है, सी दे रहे तब भी गलत है, यानी तुम 2 आंसर भी दे रहे हो तब भी गलत है। ये तो वो हो गया कि यार 50-50 ली, हम जो आंसर सोच रहे थे ऑप्शन 50-50 लिया, लेकिन 50-50 में वही दोनों ऑप्शन गायब हो गए जो हमने सोचे थे। तुक्का भी गलत हो रहे भाई कमल प्रसाद, क्या बात है, आज तो भाई सबके आंसर गलत ही आए हैं। दोबारा पढ़ लेना अच्छे से, ये पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन मैं वही लेके आया हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया, शिफ्ट फर्स्ट में। मतलब उस टाइम पे भी अगर एग्जाम दे रहे होते तब भी गलत करते, बताओ, तुक्का भी लगाओगे तब भी गलत है। अब बात आती है ये कि एक वयस्क मानव की बात हो रही है, जो वयस्क है यानी अडल्ट है, अडल्ट ह्यूमन है, तो उसके पास में जो पाचन तंत्र होता है, अब पाचन तंत्र की मैं कहां से बात करूं, मुंह से लेकर कहां तक, गुदा तक। गुदा को यानी क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, ठीक है। मुंह से लेकर एनस तक यानी माउथ से लेकर एनस से। अब ये खाने की बात हो रही है, तो यहां से जो आपका पाचन तंत्र है ये जा रहा है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई कितनी होती है ये पूछी जा रही है, इसको तो बता दो। अर्पिता पांडे ने क्वेश्चन नंबर, अर्पिता पांडे पहले पे, ये कमल प्रसाद का आंसर आ चुका है ए, 16 का ए, 8 मीटर। चित्रांशी चौहान आंसर नहीं आ रहे तो चल दिए, ऐसे ही जब एग्जाम देने बैठना, एग्जाम देने के टाइम पे क्वेश्चन देखोगे, अरे सर आंसर नहीं आ रहे, मैं जा रही हूँ, 2 घंटे मुझे नहीं देने, मैं अभी जा रही हूँ। 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, फिर गलत कर दिया भाई। शुरुआत में क्लास जब स्टार्ट हुई थी ना, मैंने तुरंत तभी बता दिया था। क्या बताया था भाई, थोड़ा सा शुरुआत में क्लास देखते तो समझ में आता ना। ये लो, ये लो, पूरा बनाया था, ये देखो। फिर कहते हो समझ में नहीं आया, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखी ही नहीं है। मैंने बताया था कि माउथ से खाना जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, और रेक्टम से आपका एनस में। तो ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पाचन तंत्र है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका मुंह से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, जहां से खाना हम खाते हैं और जहां से खाना निकालते हैं वहां तक जाता है। और अगर मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि आपकी 6 से मीटर यानी 6 मीटर के आसपास होती है, इससे ज्यादा भी हो जाती है। और बताया था अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो तो 1.5 मीटर की होती है, ठीक है। स्मॉल बड़ी होती है, लार्ज छोटी होती है। अब आप कहोगे कि इनके नाम कैसे पड़े, तो इनके विड्थ के आधार पर स्मॉल जो होती है ना वो पतली होती है, और लार्ज जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है। ये बात याद रखना। माउथ से लेके अनस तक की जो लंबाई होती है वो 9 मीटर की होती है। बता रहे हो 8 मीटर, भाई पूरी क्लास देखते नहीं हो, फिर कहते हो सर आंसर नहीं आ रहे। आंसर आएंगे कहां से, आंसर तो तब आएंगे ना जब पूरा पूरा देखोगे। 9 मीटर। अब ये देख रहे होगे मेरी लंबाई तो 5 फुट 4 इंच है, तो 5 फुट 4 इंच के हिसाब से सोच लेते हैं 8 मीटर होगी। क्यों, मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच, मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच, तो 7 मीटर होगी।
5 फुट 6 इंच है तो 8 मीटर। और बात कर रहा हूँ मैं अडल्ट इंसान की, अडल्ट इंसान के अंदर कौन सा होता है भाई, लंबाई थोड़ी फर्क पड़ता है। यहाँ पे बात आ रही है कितने मीटर तक की होती है, वो सब में होती है, सेम होती है। आज तो दिमाग में दर्द करेंगे ही भाई, बायो के लिए भी दिमाग में दर्द, वो भी बायो का ही पार्ट है जो दिमाग में दर्द हो रहा है ना, दिमाग भी बायो का ही पार्ट है, पढ़ लो अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, पाचन तंत्र हमारा 9 मीटर होता है और हम खुद 9 मीटर के नहीं हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये तो बता दोगे लार, लार जो होती है ना, जिसे जैसे जितने भी हैं, अर्पिता पांडे है, अर्पिता पांडे के अलावा और भी लोग हैं, चित्रांशी चौहान है, इन्हें कहते हैं ना वो पानी पूरी होती है, तो पानी पूरी देख के क्या आता है, लार आती है। ठीक, ऐसे ही कमल प्रसाद हैं, ये भी कुछ ना कुछ खाते होंगे तो उसकी वजह से क्या होती है, लार आती है। पेटीज बर्गर ये सब चीज़ें खाने से क्या आती है, सामने देख के यार लार आ जाती है। तो यहाँ पे वही वो पूछा जा रहा है कि लार में जो एंजाइम होता है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जब इमली का नाम ही ले दो ना तब भी लार आ जाती है, नाम लेने से, सोच लो तब भी आ जाती है। हाँ आंसर दिया था, 8 मीटर दिया था, मैंने देख लिया था। ये तो अब आए हैं 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर, लेकिन शुरुआत में 8 मीटर ही था। इसका बताओ लार में कौन से एंजाइम होते हैं, लिगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, कौन सा होता है बताओ। टाइलिन नहीं है ऑप्शन में हाँ, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर चलाएं कि टाइलिन नहीं है, टाइलिन होता तो तुरंत आंसर दे देते। तो भाई एक और याद रखना, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, सलाइवा में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है टाइलिन, चलो मान लिया, जो ऑप्शन में नहीं है वो हमें याद है, ठीक है, वो हो गया टाइलिन। और एक होता है आपका लाइसोजोम। अब आप ये कहोगे ना तो टाइलिन है ना लाइसोजोम है, अब क्या आंसर होगा, ना तो टाइलिन दे रखा है ना लाइसोजोम दे रखा है, और यही दोनों मिलते हैं, तो भाई आंसर कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, दिमाग में वैसे ही दर्द हो रहा है आज तो, वैसे ही आंसर सारे गलत जा रहे हैं, इसका भी आंसर बताओ। तो इसका आंसर याद रखना कि सलाइवा से जो आपके एंजाइम होते हैं उन्हें हम सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, दे आंसर आ चुका है, कमल प्रसाद का आंसर आ चुका है, और कमलेश कुमार ने आंसर दिया है डी लाइपेज। भले ही यहाँ पे लाइसोजोम है तो जरूरी नहीं है, यहाँ से एल से स्टार्ट हुआ है तो लाइपेज सही हो जाएगा, लेकिन याद रखो टाइलिन और लाइसोजोम होते हैं। और लारा अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सैलिवा से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं उन्हें सैलिवरी एमाइलेज कहा जाता है। अब यहाँ पे एमाइलेज दे रखा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी ये थी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ चुका है, और इसी के साथ में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और आज सबका दिमाग घूम चुका है, ये तो मैं देख लिया कि आज हमारा जो हम बॉडी, अपनी खुद की बॉडी के बारे में चीज़ें नहीं जानते हैं, अपनी खुद की बॉडी से रिलेटेड चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को जानना पड़ेगा, पहले अपनी बॉडी को जानो तब बात करेंगे। ठीक है, वायु का मतलब ये नहीं है, जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए, मैं रोजाना कुछ ना कुछ खाता हूँ मुंह से, और कभी कभी चीज़ें गले में मैंने फंसती देखी हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका फूड पाइप होगा। अब इस फूड पाइप से आप देखते ना, आप जब व्रत रहते हो, अगर आपने अपने टाइम पे खाना नहीं खाया, अगर मान लीजिए 12-1 बजे आप रोजाना खाना खाते हो, या कोई सुबह 9 बजे खाता है, तो आपको देखना जब आप उस टाइम पे खाना नहीं खाते हो तो थोड़ी देर बाद आपको डकार आने लगती हैं। कहते हैं ना कि भाई खट्टी सी डकारें आ रही हैं, तो वो खट्टी डकारें आ रही हैं ना, वो आपका क्या है, वो आपका एसिड है, क्योंकि एसिड सेक्रेट हो चुका है, आपने उसे खाना नहीं पहुंचाया है, तभी कहते हैं ना हमें एसिडिटी हो गई। तो वो एसिडिटी है क्या, वो HCl का सेक्रेशन है, वो एसिडिटी है। ठीक है, तो आप भी अपने टाइम टू टाइम खाना जो खाते हैं, तो आपका जो बॉडी से यानी स्टमक से जो है ना आपका HCl निकलता है, वो भी लगभग टाइम पर ही निकलता है। तो याद रखना कि हमें भी चीज़ें अपने उस हिसाब से ही चलना चाहिए। हम अगर अपनी बॉडी को समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में जल्दी आएंगी। मुंह से खाना खाया, खाना खाने के बाद गले गया, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप से आपका स्टमक में गया, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब स्टमक से बाद में कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा सबसे पहले छोटे के पास में। छोटा कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटे के पास में जाएगा तो फिर किसके पास में जाएगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यानी छोटा वाला भाई है, वो जाएगा बड़े वाले के पास में। तो बड़ा वाला कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में कहाँ जाएगा, तो भाई जो चीज़ें है अब इसे बाहर निकालना है,
तो बाहर कौन निकालेगा, तो वो रेक्टम और एनस का काम है। ठीक है, इतनी बात है। थोड़ा सा क्लास को समझोगे, अगर आप एक और बार क्लास देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती, तो उसके लिए तभी कहा जाता है मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। जो दिमाग में दर्द हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है मैंने समझा ही नहीं। जब मैं समझा ही नहीं तो मुझे समझना भी नहीं है, और जब समझे कोई समझा रहा है तो भाई वो तो बोल रहा है, बोल के हम निकल जाएगा। भाई समझना तुम्हें है, पढ़ना तुम्हें है, एग्जाम तुम्हारा है, हम तो पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दो। साइंस सब्जेक्ट वीक है मेरी सर। अर्पिता पांडे, साइंस सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, हो सकता है, सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है। लेकिन अगर दिमाग में बिठा लिया कि ये मेरा वीक है और ये मेरा सही नहीं हो सकता है, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो याद रखो, मैं जो बायो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको खुद बता देता हूँ, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। मैं मैथ्स ही पढ़ाता था पहले, आज मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, और इस साइंस में मैं आपको वो पार्ट पढ़ा रहा हूँ, बायो का पार्ट, जो कि मेरे पास में था भी नहीं। और अगर मैं ये कह देता ना कि मेरा वीक था, हाँ मेरा वीक था, स्ट्रॉन्ग किया। कैसे किया? इंटरेस्ट लाकर। और इंटरेस्ट कोई सामने वाला नहीं देता, इंटरेस्ट खुद से आता है, और इसी को कहते हैं पॉजिटिविटी। जब चीज़ें अपने आप से आने लग जाए ना, उसे पॉजिटिविटी कहा जाता है। सामने वाले से आ जाएं, उसे पॉजिटिविटी नहीं, उसे कहा जाता है कि जो करने हैं, ऐसा समझ लो कि कुछ टाइम की पॉजिटिविटी है। तो आपको सामने वाला समझा रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन आपको आपके लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें सीखनी है ना, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। अपने आप चीज़ें वीक नहीं होती, बना ली जाती हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है क्लास। आज की क्लास में इतना ही, मैंने आज इतना, अब दिमाग में ये चल रहा होगा यार क्लास खत्म हो गई, अब जाओ यार जाओ, 7:30 बज गए हैं, लगे पड़े हो अपने। ठीक है भाई, जा रहे हैं। ठीक, चलिए, क्लास के लिए, आज की क्लास के लिए था भाई। अब आपकी तरफ से तो थैंक यू आएगा नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मैं कह देता हूँ कि आप इतनी देर तक रुके, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी एक नए टॉपिक के साथ में। इसी तरीके से हम सिस्टम्स को पढ़ेंगे। भाई सिस्टम का मतलब है अपने सिस्टम को जानो, एलविस यादव के सिस्टम को मत देखो। ये सिस्टम पढ़ो, ये काम में आएगा, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलें, तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले दिन। अब आपकी क्लास होगी वो 8 बजे, वो आपकी मैथ्स की होगी। आज एक और चीज़ याद रखना, आपकी 9 बजे एक क्लास होने वाली है, क्योंकि जीएस जीके की क्लास अभी प्रेजेंट में आज सर नहीं आए हैं, थोड़ा सा आज घर पे रह गए इस वजह से। तो आपकी 9 बजे जो क्लास होने वाली है, वो आपकी क्लास होगी रीजनिंग की, जो कि बहुत दिनों से नहीं हुई, पहली क्लास है। आप उससे भी जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि तो नहीं बोलूँगा मैं।